हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है पेनिशिया क्लासेस में। आज हम लोग आधुनिक भारत की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आधुनिक भारत, जैसा कि कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो है प्रीलिम्स का जो सीरीज चल रहा है ये, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री पूरा मैंने खत्म करा दिया। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उतने वहाँ पे पढ़ा दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपी आर का प्रीलिम्स हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आज से स्टार्ट करेंगे। आधुनिक भारत की सीरीज चलेगी। जब ये खत्म हो जाएगा तब लास्ट में हम लोग मेडिवल पढ़ेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत। सबसे पहले जो आधुनिक भारत को अगर आपको पढ़ना है तो जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, कैसे कैसे उन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना किया, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने भारत में किया और क्या अपने भारत से ले गए, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो है ये याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का जो क्रम है, ये एज इट इज एकदम उसको रट जाइएगा कि पहले नंबर पे कौन आए तो पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पे कौन आए, डच आए, और तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए, चौथे पे डेनिस आते हैं। ठीक है, और फिफ्थ रैंक पे कौन है, फ्रांसीसी हैं। यानी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। इसको अगर नहीं याद हो रहा है तो ये पहला लेटर सबका लिख लीजिए, पी लिख लीजिए, डी का, डच का डी लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे फिर डी लिख लीजिए, और यहाँ पे एफ लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर ट्रिक याद करेंगे तो ये जो बीच में आ रहा है तो आप लोगों का देखिए टी ए डी डैड आ रहा है, इसको याद कर लीजिए। पी एफ रहेगा, मतलब पी से स्टार्ट होगा, एफ से लास्ट होगा, तो पी एफ, बीच में डैड याद कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डच पहले आएंगे, छोटा है डच, और फिर इसके बाद डेनिस ना। ठीक है, ऐसे करके कुछ ट्रिक बना के आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये आता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो है यूरोपीय कंपनियां। कौन कौन सी कंपनियों का स्थापना कब कब हुआ, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1498 ईस्वी में होती है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पुर्तगाली सबसे पहले, जैसा कि बताया गया कि पुर्तगाली सबसे पहले आए। ठीक है, तो जो पुर्तगाली जब आए तो उसमें सबसे पहला जो वायसराय था वो कौन था, ये चीज देख लेते हैं। तो पुर्तगाली में जो सबसे पहले वायसराय बने वो अल्मीडा बने, जो कि भारत आए थे 1505 से 1509 ईस्वी तक ये भारत में रहे। फिर जो सेकंड रहते हैं वो रहते हैं अल्बुकर्क, ये आते हैं। तो कुछ हम लोग अल्मीडा के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो अल्मीडा जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, अल्मीडा अल्मीडा ने अजानीवा किल्वा बेसिन, यानी कि जो कोचीन है, में किले निर्मित करवाए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने क्या किया, मिस्र, तुर्की और बेगड़ा की जो सेना है उनके साथ संघर्ष भी इन्होंने किया। ब्लू वाटर पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। या इसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है। हिंद महासागर में के प्रभुत्व के लिए इन्होंने ही चलाई। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, तो अल्मीडा ने चलाई। अल्बुकर्क मत लगा दीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिए, अल्मीडा ने चलाई। यानी कि शांत जल की नीति किसने चलाई, तो अल्मीडा ने। दूसरा इंपॉर्टेंट ये पूछ लेता कि जो शांत जल की नीति है ये किस महासागर में था, आपको ऑप्शन दे देगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगाना होगा, तो ये क्या है, हिंद महासागर में के प्रभुत्व के लिए ये चलाई गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। इसमें वही पॉइंट है जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। सेकंड नंबर पे आते हैं अल्बुकर्क, ये दूसरे पुर्तगाली वायसराय रहते हैं। अल्बुकर्क हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति ये अपनाते हैं, आते हैं और हिंदू महिलाओं से विवाह करते हैं। 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक, बीजापुर के जो रहते हैं यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया इन्होंने। यानी कि युद्ध होता है और 1510 में बीजापुर जो है, बीजापुर के जो शासक हैं यूसुफ आदिल शाह से गोवा जो है वो छीन लिया। ठीक है, तो ये चीज याद कर लीजिए कि गोवा पे अधिकार किसने किया, तो गोवा पे अधिकार अल्बुकर्क ने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। फिर ये क्या करते हैं, देखिए इसके बाद जो होता है, जो गोवा होता है वो राजधानी बन जाता है पुर्तगालियों को, ये आगे हम लोग देखेंगे। भारत में वास्तविक पुर्तगाली की, पुर्तगाल जो शक्ति है उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। किसने रखी थी, अल्बुकर्क ने रखी थी। ये चीज याद कर लीजिए कि वास्तविक पुर्तगाली शक्ति की नींव अल्बुकर्क ने रखी थी। और सबसे पहले जो पुर्तगाली वायसराय थे वो अल्मीडा थे। ठीक है, और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी अल्मीडा ने। ठीक, ये चीज याद कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए ये दूसरे थे अल्बुकर्क। अब उसके बाद आते हैं तीसरे, तीसरे रहते हैं नीनो दा कूना, ये 1529 ईस्वी में आते हैं। पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से गोवा कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप लिंक कर पा रहे होंगे इंटरलिंक यहाँ से,
कि सबसे पहले जो पहले में आते हैं आपके अल्मीडा जो रहते हैं, उस टाइम जो राजधानी रहती है पुर्तगालियों की वो कोचीन रहती है, ठीक है? क्योंकि गोवा इनके कब्जे में नहीं रहता है। फिर अल्बुकर्क आते हैं, वो क्या करते हैं, यूसुफ आदिल शाह से क्या करते हैं, वो गोवा छीन लेते हैं, यानी कि गोवा अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो दीनू दा किन्हा आते हैं, तो गोवा भाई पुर्तगालियों के पास ही रहता है, तो वो क्या करते हैं, राजधानी को, मुख्यालय को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, कोचीन से गोवा ले जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पे। बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि का प्रयास ये करते हैं कौन, दीनू दा किन्हा करते हैं, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी कुछ फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। पुर्तगाली कंपनियों में पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में गए। ये फैक्ट है कि सबसे पहले कौन आया पुर्तगाली, सबसे बाद में कौन गए, गोवा से, ये सबसे बाद में जाते हैं, तो ये सबसे बाद में भारत से गए। वास्को डी गामा 1498 1502, मतलब 2 बार आया था, 1498 में, 1502 में भारत पहला जो पुर्तगाली था जो कि भारत में कालीकट पे आया हुआ था, ठीक है? ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वास्को डी गामा सबसे पहला पुर्तगाली था जो भारत में आया था। कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था, ठीक। दूसरा जो यात्री पेट्रो अल्बेयर्स कैब्रिल थे, ये आए थे भारत में। फिर एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली साम्राज्य को कहते हैं, किसको कहते हैं, एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली साम्राज्य को कहते थे, ठीक है। पहली व्यापारी कोठी इन्होंने कहाँ बनाई, कोचीन में, क्योंकि कोचीन में इनका मुख्यालय भी था, तो वहीं पे इन्होंने पहली पुर्तगाली कोठी बनाई, ठीक है। पुर्तगाल की पहली कोठी कहाँ थी, कोचीन में थी। मुगल शासक अकबर ने 1602 ईस्वी में पुर्तगालियों से सैन्य सहायता हेतु एक दूत गोवा भेजा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने भेजा था, गोवा भेजा था, अकबर ने भेजा था 1602 ईस्वी में, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश भी की थी, और पुर्तगाली गवर्नर जो अल्फांसो डिसूजा थे, उन्होंने क्या किया, उनके साथ जेविस यानी फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। तो किसके साथ फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे, अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आए थे। कब आए थे, सन याद कर लीजिएगा, तो इसके बीच में ही आएंगे, 1542 से 1545 के बीच में। स्थापत्य में गोथिक शैली का आगमन हुआ। पुर्तगालियों के आने से किस शैली का आगमन हुआ, तो गोथिक शैली का आगमन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पुर्तगाली भारत अमेरिका से, देखिए पुर्तगाली जो है वो मध्य अमेरिका से आलू मक्का भी भारत लाए। तो पहले भारत में आलू नहीं होता था, मक्का की खेती के बारे में पता नहीं था, ये मध्य अमेरिका से लिए थे आलू और मक्का। मक्का जो है सबसे पहले मध्य अमेरिका में ही होता था, ठीक है। तो वहां से पुर्तगाली सीखे और यहाँ पे भारत में ले आए, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रेस प्रिंटिंग, अरे प्रिंटिंग प्रेस, ये इसकी शुरुआत किसने, इन्होंने की थी भारत में, तो पुर्तगालियों ने की थी। कार्टेज, बहुत ही ये टर्म्स है, कार्टेज क्या होता है, कार्टेज व्यवस्था के तहत पुर्तगाली जहाजों को अनुमति पत्र देते थे। अब देखिए बेसिकली कार्टेज व्यवस्था वो व्यवस्था होती थी, देखिए ये कहा जाता था कि उस टाइम में मुगल शासक जो थे वो अपने चरम पे थे, लेकिन मुगल शासक जो थे उनसे भी कार्टेज व्यवस्था, मतलब कार्टेज एक तरह से टैक्स होता था, वो लेते थे पुर्तगाली। अब होता क्या था कि जो हिंद महासागर का एरिया था वो पुर्तगाली के क्षेत्र में था, मतलब पुर्तगाली के कब्जे में था, ये कह सकते हैं हम लोग, जो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी उन्होंने। तो देखिए इसमें होता क्या था कि ये जो भी, जैसे मान लीजिए मुगल शासक जो है अपना जहाज भेजना चाहते हैं कहीं और, ठीक है, किसी और देश में भेजना चाहते हैं कुछ सामान रख करके, तो उनको रकम देना पड़ता था कुछ, मतलब कि ये जो एरिया था हिंद महासागर का, उस पे अधिकार पुर्तगालियों का था, तो वो उनका ये कहना था कि आप इस पे कुछ हमको टैक्स दे दीजिए और शांति से आपका जहाज हम जाने देंगे। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी आपका जहाज लूटेगा तो हम सुरक्षा नहीं करेंगे, और नहीं देंगे तो हम ऐसा, मतलब ये भी कर सकते हैं कि हम खुद भी लूट सकते हैं, या तो आपका जहाज डूब भी सकता है, तो इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो इस व्यवस्था के तहत वो सबसे, ऐसा नहीं मुगल शासक से ही नहीं, सबसे जो भी, जैसे फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, जो भी अपना क्या करते थे, समुद्री हिंद महासागर से अपने जहाज को गुजारते थे, उनको कार्टेज के तहत टैक्स या कुछ रकम देना पड़ता था, यही कार्टेज व्यवस्था होता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा है, पुर्तगाली जहाजों को अनुमति पत्र देते थे कि आप कुछ देंगे रकम तभी आपको अनुमति मिलेगा कि आप इस एरिया में से जहाज अपना पार करा सकते हैं, यही चीज कार्टेज व्यवस्था था, ठीक है। अब यहाँ पे अन्य तथ्य भी हैं, ये भी देख लीजिए। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाई, 1530 ईस्वी में बनाई। अब ये भी याद कर लीजिए साथ साथ कि गोवा किसने छीना, तो अल्बुकर्क ने गोवा छीना, ठीक है, किससे, यूसुफ आदिल शाह से छीना था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1510 में छीना, और 1530 में इन्होंने क्या किया, राजधानी बना लिया, क्योंकि 1530 नीनू दा कुन्हा जब आया 1529 में, उन्होंने कोचीन से गोवा जो है पुर्तगाली का मुख्यालय बनाया।
तो जब मुख्यालय बना तो वहां पे राजधानी वही 1530 में बना। ठीक है, 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कर लिया। तो अब 1535 ईस्वी में कहाँ अधिकार किया? दमन और दीव पढ़े होंगे आप लोग, तो दीव पर अधिकार कर लिया। 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मैच करने को जब आता है तब ये एग्जाम में पूछ लेता है। स्वाली का युद्ध कब हुआ? तो सन याद कर लीजिएगा, 1612 ईस्वी में हुआ। में पुर्तगाली एवं अंग्रेजों के बीच होता है, और यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जो थॉमस बेस्ट रहते हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद कर लीजिए कि पुर्तगाली व अंग्रेजों के बीच होता है। स्वाली का युद्ध कब होता है? 1612 ईस्वी में होता है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने ब्रिटेन को बम्बई दहेज के रूप में दे दिया था। तो पुर्तगाली सरकार ने ब्रिटेन को दिया था बम्बई दहेज के रूप में 1661 ईस्वी में। ये भी फैक्ट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो आई होप ये आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, ये वाला जो पूरा स्लाइड है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, डच आते हैं। ये पूरा क्या था? ये पूरा जो स्लाइड है, एक स्लाइड में पूरा डच, अरे सॉरी, पुर्तगाली यहाँ पे पढ़ा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों से सवाल आता है। फिर सेकंड नंबर पे जो है वो हम लोग पढ़ेंगे डच। ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर पे डच आते हैं, तो डच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पहला जो डच यात्री था वो उनका नाम था हाउटमैन। ये कब आए थे? 1596 ईस्वी में सुमात्रा पहुंचे थे। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। फिर डचों की पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यापारिक कोठी पहले इनकी कहाँ पे हुई? मसूलीपट्टनम में हुई 1605 ईस्वी में। दूसरी जो है वो पुलिकट में इनकी कोठी स्थापित हुई। 1616 में इन्होंने सूरत में भी कोठी स्थापित की। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण ए पैगोडा यानी कि सिक्के ढालते थे। पैगोडा का मतलब स्वर्ण ए सिक्के, मतलब सोने के सिक्के ढालते थे। कहाँ पे ढालते थे? पुलिकट में। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, चिंसुरा के डच किले को क्या कहा जाता है? तो गुस्तावुस फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, डच भारत से मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। तो क्या करते थे डच? तो भारत से मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद डचों ने पुर्तगालियों को हराया। अब देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को हराया और कोचीन में फोर्ट विलियम की स्थापना की। ये आप मत छोड़िएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि कोचीन में फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई? 1663 ईस्वी में हुई। किसने किया? डचों ने किया था। किसके विरोध में किया था? तो पुर्तगालियों को जब हराया था तो उसमें उस समय फोर्ट विलियम की स्थापना की थी 1663 ईस्वी में। कार्टेल व्यवस्था डचों के व्यापार से जुड़ी थी। तो कार्टेल व्यवस्था पुर्तगालियों से मतलब संबंधित था। और कार्टेल अगर आ जाता है, ज की जगह ल आ जाएगा, तो ये डचों से संबंधित था। ठीक है, और बेदरा का युद्ध जो होता है, बेदारा का युद्ध, ये 1759 ईस्वी में होता है। डचों एवं अंग्रेजों के बीच में होता है, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं। तो डच से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं डेनिस। डेनिस देखते हैं। 1616 ईस्वी में ये भारत आए और सीरमपुर में इनका मुख्यालय था। ठीक है, तंजौर में 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया है, और आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेनिस आप पूरा ही छोड़ दीजिए, बस क्रम में याद कर लीजिएगा कि डेनिस थर्ड नंबर पे आए थे। फिर आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आता है, और इसके प्रयास से सूरत 1668 ईस्वी में व्यापारी कोठी की स्थापना होती है। कहाँ होती है? सूरत में होती है। ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1659 में दूसरी कंपनी की स्थापना होती है। फ्रांसीसी कंपनी राज्य के नियंत्रण में थी। तो किसके राज्य के नियंत्रण में? कंपनी जो थी वो राज्य के नियंत्रण में थी, और फैक्ट्रो मार्टिन ने जो पौंडीचेरी है उसमें लुई जो फोर्ट लुई है उसका निर्माण करवाया। फोर्ट लुई का निर्माण करवाया था किसने? फ्रैंको मार्टिन ने करवाया था। कहाँ पे? पौंडीचेरी में करवाया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कर्नाटक का जो युद्ध होता है, कर्नाटक वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट, कर्नाटक वॉर किसके बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में होता है। 3 कर्नाटक वार होते हैं। प्रथम कर्नाटक वार कब से कब तक होता है? 1746 से 1748। अब देखिए, इसका ईयर भी याद करते चलिएगा, कौन सी संधि होती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1746-1748 ईस्वी में होता है। सेंट थॉमे का युद्ध भी इसको कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो सेंट थॉमे का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। तो ये किससे प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। तत्कालीन कारण क्या थे इसके? फ्रांस जो प्रथम कर्नाटक वार हुआ उसके तत्कालीन कारण क्या थे? किस कारण ये वॉर हुआ?
अंग्रेज कैप्टन जो बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना, बदले में डुप्ले द्वारा कार्यवाही करना। तो इसमें होता क्या है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में होता है, तो अंग्रेज का जो कैप्टन रहता है बर्नेट, वो क्या करते हैं, फ्रांसीसी जो जहाज रहता है उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो जो फ्रांसीसी वायसराय उस टाइम गवर्नर रहते हैं डुप्ले, उनकी कार्यवाही उनके द्वारा की जाती है। तो प्रथम कर्नाटक वॉर होता है। कर्नाटक नवाब जो रहते हैं अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में फ्रांसीसियों पर आक्रमण हेतु भेजा। फ्रांसीसी सेनापति कैप्टन पैराडाइज उस टाइम थे। ठीक है, ये चीज है। अब ये अगर छोड़ना चाहते तो आप इसको स्किप कर दीजिए, बस ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और ये याद कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो प्रथम कर्नाटक वॉर होता है इसमें कौन सी संधि होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संधि एक्सला सैपला की संधि या एक्सला सैपल भी बोलते हैं इसको। तो एक्सला सैपल की संधि 1748 ईस्वी में होती है। प्रथम जो कर्नाटक वॉर है 1746 से 48 तक ही होता है। तो 1748 ईस्वी में एक्सला सैपल की संधि होती है। ये याद कर लीजिए किस युद्ध के बाद होती है, प्रथम कर्नाटक वॉर के बाद होती है। हाँ, याद कर लीजिएगा। संधि में क्या होता है, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध समाप्ति, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का जो युद्ध है वो इसकी समाप्ति हो जाती है। साथ ही साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध चलता है कि भाई ये उत्तराधिकारी बनेंगे कि ये बनेंगे, वो भी समाप्त होता है। उसके साथ साथ प्रथम कर्नाटक वॉर भी समाप्त हो जाता है। तो ये प्रथम कर्नाटक वॉर का था। पूरा इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट है उतना ही याद कीजिएगा, ठीक है। फिर आता है द्वितीय कर्नाटक वॉर। द्वितीय कर्नाटक वॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 1749 से 1754 ईस्वी तक रहा। कर्नाटक के नवाब पद का विवाद इससे जुड़ा था। तो कर्नाटक के नवाब पद का विवाद किससे जुड़ा था, द्वितीय कर्नाटक वॉर से जुड़ा था। कब से कब तक होता है, 1749 से 1754 तक होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें डुप्ले की हार हुई। अब डुप्ले कौन रहता है, फ्रांसीसी गवर्नर रहते हैं डुप्ले, उनकी हार हुई तथा इसके स्थान पे गोडहू को अगस्त 1754 में गवर्नर बनाया जाता है, जिसमें अंग्रेजों से पौंडीचेरी की संधि कर ली। तो फिर बाद में गोडहू क्या करते हैं, ये अंग्रेजों से पौंडीचेरी की संधि कर लेते हैं, यानी कि डुप्ले की इसमें हार जाती है, यानी कि फ्रांसीसी की हार होती है, अंग्रेज जीतते हैं। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक वॉर में अंग्रेज जो अवरुद्दीन कर्नाटक के अवरुद्दीन रहते हैं और नासिर जंग जो रहते हैं वो हैदराबाद के रहते हैं, एक तरफ थे। और वहीं फ्रांसीसी ने चंदा साहेब यानी कि जो कर्नाटक के थे, मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद के थे, वो लोगों को एक साथ रखा था। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में हो गया है, तो भी देख लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे आता है देखिए थर्ड, यहाँ पे वही मैं ढूंढ रही थी। सेकंड ये हो गया, थर्ड ये है। ठीक है, तीसरा कर्नाटक वॉर देखते हैं तो 1756 ईस्वी में होता है। देखिए 56 से 63 तक चलता है, जिसमें फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच होता है सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो जाती है थर्ड कर्नाटक वॉर में। इसमें होता क्या है, भारत में क्लाइव और वॉटसन ने चंद्रनगर पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसके कारण अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास बोलते हैं, वांडीवास का युद्ध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध किस युद्ध के बाद, किस वॉर के बाद होता है, तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद होता है। कब होता है, 22 जनवरी 1760 को होता है। ठीक है, 22 जनवरी 1760 ईस्वी में होता है। इसमें अंग्रेज सेनापति जो आयरकुट रहते हैं तथा फ्रांसीसी सेनापति लाली रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि फ्रांसीसी इसमें हार जाते हैं, मतलब जो लाली रहते हैं उनको हार मिलती है, बाद में उन्होंने भारत छोड़ दिया हारने के बाद। ठीक है, फिर इसके बाद होता क्या है, थर्ड कर्नाटक वॉर के बाद पेरिस की संधि होती है, जिसके साथ साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों ने 1761 में पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था, हालांकि पेरिस संधि के बाद पुनः इसे लौटा दिया गया। ठीक है, फिर फ्रांसीसी की हार में अंग्रेज भारत से एक छत्र, मतलब वही फ्रांसीसी हार जाते हैं, तो फिर अंग्रेज अपना इस राज्य स्थापित कर लेते हैं। ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। और फ्रांसीसी, अब देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी के बारे में डुप्ले आते हैं। डुप्ले क्या 1742 में पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल रहते हैं डुप्ले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1741 में भारत में फ्रांसीसी जो कॉलोनी है उसके निर्देशक इनको नियुक्त किया जाता है। जो फ्रांसीसियों की कॉलोनी रहती है उसके निर्देशक डुप्ले को किया जाता है नियुक्त। ठीक है, प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने भारतीय शासकों के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया था। किसने किया था, डुप्ले ने किया था। भारत में सहायक संधि की स्थापना किसने की थी, तो डुप्ले ने की थी। प्रथा की स्थापना हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज आते हैं। तो अंग्रेज 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक रहता है। फिर उसके बाद कैप्टन हॉकिंस आते हैं, जहांगीर के समय आते हैं। ये प्रथम अंग्रेज दूत रहते हैं जो कि जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। फिर सर थॉमस रो आते हैं, जहांगीर के कुछ मतलब के समय ही आते हैं ये। फिर उसके बाद 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया,
जिसमें क्या होता है 1639 में जो फ्रांसिस डे रहते हैं ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और बाद में यह फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी निर्मित कर दिया इसको, ठीक है। चंद्रगिरी लिया और उसके बाद उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज मतलब एक कोठी बना दिया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है। 1717 ईस्वी में क्या होता है, फर्रुखसियत जो रहता है उसने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दी कि आप व्यापार कर सकते हैं इंडिया में, तो ये चीज था पूरा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल और अंग्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल और अंग्रेज ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद मीर कासिम आता है, बक्सर का युद्ध आएगा, इलाहाबाद की संधि आएगी, भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, थोड़ा लंबा क्लास चला जाएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो याद करने में आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बार बार पढ़िए, याद कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आऊंगी उसमें मैं बंगाल और अंग्रेज पढ़ा दूंगी, क्योंकि बंगाल और अंग्रेज थोड़ा लंबा है, उसमें जो जो युद्ध होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, प्लासी का होता है युद्ध, बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है, तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।